नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम नेट जेआरएफ का एक निबंध है नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य, इसका अध्ययन करेंगे कि अपनी कैसी संस्कृति और उसका क्या क्या सौंदर्य किस प्रकार से है। ये निबंध मुख्य रूप से नामवर सिंह जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संस्करण के आधार पर लिखा है। तो देखिए, हिंदी के शीर्षस्थ शोधकर्ता समालोचक नामवर सिंह जी जो हैं, हिंदी के प्रसिद्ध शोधकर्ता और समालोचक हैं, साथ ही साथ में निबंधकार भी हैं। नामवर सिंह जी जो जन्म है वो 1926 में बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जो देहांत है वो अभी पीछे 2019 में हुआ था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे और प्रगतिशील आलोचना के प्रमुख स्तंभ या हस्ताक्षर भी माने जाते हैं। इन्होंने जनयुग और आलोचना 2 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है। इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं वो कहानी, नई कहानी, छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, ये 2 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अक्सर परीक्षाओं में ये पूछी जाती हैं। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद, ये हैं। नामवर सिंह जी ने 1982 ईस्वी में प्रकाशित इनकी पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चिंतन और सर्जन में विद्यमान मौलिकता को रेखांकित करती है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कितना कुछ लिखा है और उनके बारे में जानने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज ये 8 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय के प्रस्थान बिंदु है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही मिलेंगे। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को कोई ना कोई कृति से इसको जोड़ा गया है। इस पुस्तक में नामवर सिंह जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दूसरी परंपरा का जनक मानते हुए समस्त सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया है। तो ये दूसरी परंपरा की खोज है वो मुख्य रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कर्तृत्व और सर्जन का जो कार्य है, जो इन्होंने लिखा है, उन पर आधारित है। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो अपनी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, जो आर्य संस्कृति है, उसमें बहुत कुछ लिखा है। इसी क्रम में उन्होंने संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध जो लिखा है वो द्विवेदी जी के सांस्कृतिक और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता को उद्घाटन किया गया है इसमें। यानी बहुत अच्छी तरीके से बखूबी नामवर सिंह जी ने इसमें लिखा है। इस लेख में डॉक्टर नामवर सिंह जी ने 2 बातें संस्कृति और सौंदर्य पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। 2 बातों पर, संस्कृति अपनी कैसी है, उसका सौंदर्य क्या है, इस बात पर गंभीरता से विचार किया है। संदर्भ रूप में उन्होंने द्विवेदी जी का ही दिया गया है, मगर उसी बहाने इन विषयों पर नामवर सिंह जी ने अपने विचार भी रखे हैं, जो इन विषयों को समझने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी संस्कृति और सौंदर्य को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी विवेचनाओं में संस्कृति और सौंदर्य का असली रूप सामने आया है और पारंपरिक गलत व्याख्याओं और धारणाओं से मुक्ति मिली। यानी अनेक लेखकों ने लिखा है संस्कृति और सौंदर्य पर, परंतु नामवर सिंह जी ने उन्हें बहुत ही अलग ढंग से लिखा है। अपने विचार मुख्य तर्कों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। जो अनेक जो लेखक हैं और जो दूसरे लेखक हैं, उन्होंने गलत व्याख्याओं के माध्यम से उनको लिखा है, उससे मुक्ति मिलती है। तो देखिए, संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है उसकी समीक्षा। देखिए, संस्कृति को लेकर के समय समय पर तरह तरह के विचार विमर्श हुए। यानी संस्कृति को लेकर के समय समय पर अपने अपने ढंग से लेखकों ने लिखा है और ये विचार होता रहा है और हो भी रहा है, वर्तमान में भी ये जारी है। कुछ राजनीतिक प्रेरित तो कुछ स्वार्थ प्रेरित हैं। यानी कुछ राजनीति से प्रेरित हैं तो कुछ अपने स्वार्थों से प्रेरित हैं। इस विमर्श में द्विवेदी जी ने संस्कृति के जिन बुनियादी गुणों की ओर इशारा किया है, जिन बुनियादी गुणों की ओर इशारा किया था, उस पर पर्दा डालकर सभी विश्लेषक खुद को संस्कृति के एक नए विमर्शक कार के रूप में स्थापित किया। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो वर्णन किया है उनसे हटाकर के जो नए लेखक हैं उन्होंने अपने ढंग से विचार प्रस्तुत किए हैं। एक राजनीति से प्रेरित होकर के दिनकर जी ने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय रचना में। दिनकर जी ने क्या लिखा है, संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है उसकी ओर मिश्रित संस्कृति के स्वरूप को स्थापित किया है। यानी राजनीति से प्रेरित हुए हैं दिनकर जी। उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक लिखी है उसमें अपनी भारतीय संस्कृति उसको मिश्रित रूप से प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर राजनीति के तहत अज्ञे ने संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति की वकालत की है, तो दूसरी ओर अज्ञे ने संस्कार धर्मी जो संग्राहक है उसकी ओर अपनी वकालत की है। नामवर सिंह जी लिखते हैं, यदि दिनकर जी मिश्रित संस्कृति
की एक राजनीति है, तो अज्ञे जी की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुषंग से बची नहीं रह जाती। यानी दोनों एक ही बात है। एक ने राजनीति को गोलमेल दिया तो दूसरे ने उसमें संस्कार संग्रह संस्कृति का समाहित कर दिया है। नामवर जी का इशारा साफ साफ समझा जा सकता है। नामवर सिंह है, उनका इशारा साफ साफ समझ सकते हैं अपन लोग। द्विवेदी जी ने भारतीय संस्कृति का सच उजागर करते हुए कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है, उन्होंने भारतीय संस्कृति का सच उजागर करते हुए कहा था कि वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्योत्तर जातियों के विश्वासों, सौंदर्य, कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं कि जो भारतवर्ष के जो लोग हैं वो गंधर्व यानी आर्य जो संस्कृति है उसमें गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि सभी आर्योत्तर जातियों के विश्वासों और उनका सौंदर्य और उनकी कल्पनाओं से बहुत अधिक अपन आज भी ऋणी हैं। यानी अपन सभी उन्हीं की संतान हैं। उनकी ये स्थापना किसी खास मकसद की उपज नहीं है और न ही किसी तरह की राजनीति से प्रेरित है। वह तो उनके अतीतकालीन साहित्य के अध्ययन और चिंतन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। असम में संस्कृति को लेकर के दक्षिणपंथी सोच हमेशा विशुद्धवाद रही है। यानी असम जो है, असल में अगर देखा जाए तो संस्कृति को लेकर के दक्षिणपंथी जो सोच है यानी पश्चिमोत्तर जो सोच है वो हमेशा विशुद्धवाद पर जोर देती रही है। इसी विशुद्धता पर न केवल वह गर्व करती रही है बल्कि इस आर्य संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ भी मानती रही है। यानी जो विदेशी जो लोग हैं वो अपनी भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं और इसके लिए वह तरह तरह का तर्क भी गढ़ती रही है। इसका विरोध करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ इसमें मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। यानी सब कुछ इसमें मिलावट है और सब कुछ इसमें अविशुद्ध है। द्विवेदी जी यह भली भांति समझते थे कि भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है वो आर्येतर जातियों की देन को स्वीकार किए बिना निर्मित नहीं होता है। वही बात कहना चाहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि अपनी जो भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप चल रहा है वो आर्येतर जातियां अगर नहीं होती तो उनके बगैर ये निर्मित नहीं हो सकता। मगर आर्य संस्कृति के विशुद्धवादी पक्षधर इसे कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यानी इसके विपरीत जो लेखक, जो आलोचक हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि आज जो भारतीय संस्कृति चल रही है वो आर्यों की देन है, वो इस बात को कभी नहीं मानेंगे। द्विवेदी जी ने इसी सोच पर हमला किया था। नामवर जी ने ठीक लिखा है और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया था। यानी आर्य संस्कृति के अहंकार पर चोट करने के लिए ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक अशोक के फूल नामक एक निबंध लिखा था। प्रकृति वर्णन के लिए नहीं लिखा गया ये निबंध द्विवेदी जी के द्वारा शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि का एक अनूठा दस्तावेज है। यानी भारतीय संस्कृति की दृष्टि का एक अनूठा ये दस्तावेज है। दिनकर जी ने सांस्कृतिक चिंतन को अज्ञे जी ने मिश्रित संस्कृति का आग्रह करार देते हुए उसे राजनीतिक प्रेरित बताया है। यानी संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर जी ने लिखी थी उसको अज्ञे जी ने मिश्रित संस्कृति का आग्रह का करार देते हुए उसे राजनीति से प्रेरित बताया था। तो अज्ञे जी संस्कृति की संग्राहकता पर जोर देते हैं और उनके मूल रूप को शुद्ध मानते हैं। यानी संस्कृति के मूल रूप को शुद्ध मानते हैं अज्ञे जी। द्विवेदी जी का मत इन दोनों से भिन्न है। द्विवेदी जी संस्कृति के दोनों पक्षों, संग्राहकता और त्याग दोनों पर जोर देते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों पर जोर देते हैं और द्विवेदी जी के चिंतन को आगे बढ़ाते हुए नामवर सिंह जी समकालीन संदर्भों में संस्कृति के प्रति आसक्ति और मोह को जोड़ता हुआ बताते हैं। यानी अपने को भारतीय संस्कृति के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, उसके प्रति अपने को मोह प्रेम होना चाहिए। नामवर सिंह जी ने मिश्रित संस्कृति को विशुद्ध संस्कृति की राजनीति पर प्रहार किया है। यानी जो मिश्रित संस्कृति जो दिनकर जी ने दी थी उस पर नामवर सिंह जी ने प्रहार किया। कुल मिलाकर नामवर सिंह जी के द्वारा इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी के संस्कृति के चिंतन को उजागर करने का मूल उद्देश्य यही था कि तथाकथित खुद को आधुनिक और प्रगतिशील समझने वाले संस्कृति को लेकर के कितने जड़ हो गए। यानी प्रगतिशील जो संस्कृति चल रही है उसको मानने वाले कितने जड़ बुद्धि हो गए हैं, जबकि संस्कार एवं विचार से पूर्णतः धार्मिक और स्वभाव से आचार्य और कुछ हद तक दक्षिणपंथी समझने वाले द्विवेदी जी का सांस्कृतिक चिंतन कितना प्रभावशाली और उदार है। द्विवेदी जी के अनुसार शुद्ध संस्कृति का आग्रह एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। यह संस्कृति के क्षेत्र में वर्जनशीलता को जन्म देता है
पुराने के प्रति संस्कारवश मोह होता है, परंतु यह भी सच है कि प्राचीन काल की बहुत सारी उपयोगी एवं सजग जो मान्यताएं हैं, समय के प्रवाह के अनुपयोगी एवं अप्रासंगिक हो जाती हैं। यानी समय के साथ साथ में वो वस्तुएं अनुपयोगी और अप्रासंगिक हो जाती हैं। द्विवेदी जी को मोहशक्त संस्कृति भक्तों से बार बार टकराना पड़ रहा है। यानी मोहशक जो संस्कृति है, उनके जो भक्त बने हुए हैं उनसे बार बार टकराना पड़ रहा था। और इसी चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नामवर सिंह जी भी इसी मोह भक्ति पर प्रहार कर रहे हैं। और इस विश्लेषण में द्विवेदी जी की हिंदू आचार्य वाली छवि की जगह एक प्रगतिशील विचारक वाली छवि भी बनती चलती है। और इसके ठीक विपरीत अस्तित्ववादी नास्तिक आस्था वाले समय के प्रवाह में कैसे दक्षिण पंथ की ओर झुकते हुए इस ओर संकेत होता चलता है। सौंदर्य को प्रगतिशील चिंतन के आरंभ के पहले तक के केवल अभिजात्य का हिस्सा समझा जाता रहा है। पहली बार प्रेमचंद जी ने सौंदर्य के अभिजात्य परिभाषा और चिंतन को चुनौती देते हुए लिखा है कि सौंदर्य केवल महलों में नहीं बल्कि मेड़ पर बैठी बच्चे को दूध पिलाती उस पिचकी गाल वाली औरत में भी हो सकता है। प्रेमचंद जी ने ठीक कहा है कि सौंदर्य केवल महलों में नहीं होता है बल्कि मेड़ पर बैठी हुई कोई एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसमें भी हो सकता है। तब उनका इशारा इसी प्रगतिशील सौंदर्य की ओर था, यानी जो प्रगतिशील सौंदर्य उसकी ओर था। परंपरावादी कहे जाने वाले द्विवेदी जी की सोच भी इसी प्रगतिशील चेतना की पूर्ववर्ती कड़ी थी, जिसको वर्णित करने का प्रयास यहाँ पर नामवर सिंह जी के द्वारा किया गया है। सौंदर्य की परिभाषा देते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जो जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्राश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ पर चोटी का पसीना एड़ी तक आता है। यानी सात्विक सौंदर्य, सच्चा सौंदर्य वही होता है जहाँ पर चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। द्विवेदी जी की इसी सौंदर्य परंपरा को नामवर सिंह जी निराला के सौंदर्य बोध से भी जोड़ते हैं और प्रगतिशील सौंदर्य की चेतना का आधुनिक क्रम निर्धारित करते हैं। द्विवेदी जी की इस सौंदर्य चेतना का स्रोत लोक संस्कार था, किंतु इस लोक में सौंदर्य चेतना सुषुप्त अवस्था में पड़ी थी। यानी इस जो लोक का जो सौंदर्य है वो बिल्कुल सोया हुआ पड़ा था सुषुप्त अवस्था में, क्योंकि जिस समय सामान्य जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता वह सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती। यानी जनता जब भूखी रहेगी तो उसको सौंदर्य की कहाँ पर याद रहे। लेकिन इसके साथ ही द्विवेदी जी का यह भी स्पष्ट मानना है कि जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जताती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। नामवर सिंह जी इस चिंतन को विस्तार देते हुए लिखते हैं कि कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। यानी जीना ही नहीं चाहती बल्कि बहुत ही अच्छे ढंग से जीना चाहती है। द्विवेदी जी सौंदर्य पर लालित्य मीमांसा नामक एक पुस्तक में से यह पुस्तक लिख रहे थे जो दुर्भाग्यवश अधूरी रह गई थी। लालित्य मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी की अधूरी पुस्तक है। नामवर सिंह जी कहते हैं कि द्विवेदी जी इस पुस्तक के माध्यम से लालित्य शास्त्र पर व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना चाहते थे, जो उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चेतना, सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की स्वाभाविक परिणति है। नामवर सिंह जी जो हैं, जिन्होंने द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा के 3 सूत्रों पर चर्चा की है। पहले सूत्र के अनुसार द्विवेदी जी सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर लालित्य कहना चाहते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो सौंदर्य को सौंदर्य नहीं करके बल्कि उसमें लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में मानव रचित सौंदर्य का एक विशेष महत्व है। इसे और स्पष्ट करते हुए नामवर सिंह जी आगे लिखते हैं कि समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य गति पूर्णतः मानव केंद्रित है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं सौंदर्य की सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य यानी सौंदर्य की सृष्टि करेगा, उसी कारण मनुष्य है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र नामवर सिंह जी बंधन के विरुद्ध विद्रोह को मानते हैं। अर्थात द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं बल्कि बंधनों के विरुद्ध है। यानी विलास की वस्तु नहीं है सौंदर्य, बल्कि उनके विरुद्ध है।
लालित्य मीमांसा का जो तीसरा सूत्र है उस पर चर्चा करते हुए नामवर सिंह जी लिखते हैं कि द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र ये कहता है कि सौंदर्य एक सर्जना है, कि सौंदर्य जो है वो एक सर्जना है, कुछ करने की चाहत, मनुष्य की सुशिक्षा का परिणाम है। द्विवेदी जी सबसे अधिक बल इसी शिक्षा अर्थात मनुष्य की सृजनशीलता पर बल देते हैं। ये तीनों ही सूत्रों की पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात डॉक्टर नामवर सिंह जी द्विवेदी जी के सौंदर्य संबंधी चिंतन का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है, यानी अपने जीवन का संपूर्ण जो विकास है वही सौंदर्य है। ये सौंदर्य वस्तुतः एक सर्जन व्यापार है। इस सर्जन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह है सौंदर्य सर्जन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है मानव मुक्ति का प्रयास है, यानी सौंदर्य वो विद्रोह और मनुष्य की मुक्ति का इसमें प्रयास किया गया है। निष्कर्ष रूप में अपन ये कह सकते हैं कि संस्कृति ये शब्द संस्कार से बना है। संस्कृति जो शब्द है वो संस्कार से बना है। मानव जाति पर हुए कई संस्कार ही उनकी संस्कृति हैं, जिसे उन्नत करने हेतु सौंदर्य चेतना को विकसित करना अनिवार्य है। इसके लिए ज्ञान अर्जित करना और सुसर्जनशीलता हेतु आज़ाद होना आवश्यक होता है। स्वतंत्रता एक मौलिक शक्ति है। सबकी स्वतंत्रता की ओर ध्यान रख करके उन्नत समाज की उन्नत संस्कृति तब हो जाएगी जब मनुष्य की चेतना को लालित्य को अहम समझा जाएगा और इसके लिए मानवता धर्म का अनुसरण अनिवार्य है। ये इसका निष्कर्ष रूप में बताया। ये कुछ उद्धरण है संस्कृति और सौंदर्य निबंध से संबंधित है कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अंग लेखन पढ़ने वाले हिंदी के पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी भारतीय संस्कृति के अध्याय का अंग लेखन पढ़ने वाले पहले व्यक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का बाहर लेकर के हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो इस जो अशोक का फूल है उसके माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में बतलाया गया है। सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल लिखा गया था, यानी भारतीय संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर जो चोट करते थे उनके लिए ये निबंध लिखा था। प्राकृतिक वर्णन करने के लिए नहीं था, बल्कि ये निबंध द्विवेदी जी ने शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि का एक अनूठा दस्तावेज, यानी भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि को प्रस्तुत करने के लिए ये निबंध लिखा था। अज्ञे ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध कविता की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्रित संस्कृति पर ही खोज में लगे थे। लेकिन संस्कृति की मिश्रितता को उजागर करने का प्रयत्न है और उसकी संग्राहकता को नहीं है। यानी भारतीय संस्कृति को मिश्रित करने के लिए तो ये ठीक प्रयत्न किया था दिनकर जी ने, परंतु उसकी संग्रहणता को नहीं है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वर्था मोहों की रोंती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को थाती बहाती ये जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामाजिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में लागू होती है और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं रखती है। ये उद्धरण यूं के यूं कई बार परीक्षा में उठा के पूछ ले जाते हैं। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है, जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता था। प्रसाद ने भी यह लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों और संकीर्णताओं से और प्रधानतः है अपनी स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती, वह विलास भले ही हो ले, पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में नहीं है, यानी कलात्मक लालित्य का विलास उसके भाग्य में नहीं होता है। जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है, यानी अपने मन में जो गलत विकार आते हैं उनको साफ करता रहता है। जीवन का समग्र सौंदर्य वह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है।
इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है, यानी इस सृजन की क्षमता वो मनुष्य के अंदर निहित रहती है। वह इस सौंदर्य सर्जन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सर्जन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह है। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। इस प्रकार से अपन ने इस संपूर्ण निबंध का अध्ययन किया। ये जो उद्धरण है उनको आप हूबहू याद रखें। सीधा सीधा परीक्षा में उठा के पूछ लिया जाता है कि किस निबंध से लिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।